हेलो गाइस, वेलकम टू एक्टिव क्लासेस। तो आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 4 लेके आए हैं। चलिए पार्ट 4 की हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने आपको बता रखा है, थोड़ा हम आपको रिकॉल करवा देते हैं। हमने क्या बताया था कि हाइपोथैलेमस किसे प्रेरित करता है, बोलो GnRH हार्मोन को। किसे बोलो? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को जाके प्रेरित करेगा। और यह प्रेरित करता है किसे? पीयूष ग्रंथि को। किसे बोलो? पीयूष ग्रंथि को। कौन से बोलो? 3 भाग होते हैं। कौन से बोलो? एक होता है अग्रभाग, एक होता है पश्च भाग, और क्या होता है बोलो? मध्य भाग। इसके अग्रभाग से क्या निकलता है बोलो? LH और FSH हार्मोन। क्या निकलता है बोलो? LH और FSH हार्मोन। यही LH हार्मोन जा करके किसे प्रेरित करता है बोलो? लेडिक कोशिकाओं को प्रेरित करता है। और लेडिक कोशिकाएं क्या करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण कर देती हैं। और जैसे ही एक व्यक्ति में, एक मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, जैसे ही एक मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है तो उस मेल में कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे उसकी आवाज़ पहले पतली होती है तो आवाज़ में भारीपन आ जाता है। उसके क्या होते हैं? उसके कंधे में क्या देखने को मिलता है? चौड़ापन देखने को मिलता है। और उसकी छाती भी क्या होती है बोलो? चौड़ी हो जाती है। और उसके मसल्स में भी क्या होता है? उभार आने लगता है। आई बात समझ में? तो ये कौन से लक्षण होते हैं? ये सब इसके सेकेंडरी लक्षण होते हैं। कौन से बोलो? द्वितीयक लक्षण होते हैं। आप कहोगे सर प्राथमिक लक्षण क्या होता है? प्राथमिक लक्षण होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बनना। प्राथमिक लक्षण होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बनना। और द्वितीयक लक्षण क्या होता है? दाढ़ी मूछें निकल आना, पूरे शरीर पे बाल उगाना, ठीक है, छाती का चौड़ापन आ जाना, ठीक है, मसल्स में उभार आ जाना, ठीक है, कंधे चौड़े हो जाना और आवाज़ का भारी हो जाना। आई बात समझ में? अब यहाँ पे देखिए, इसके हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को अंदर लाने का काम कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को अंदर कौन लाएगा? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को अंदर लाने के लिए देखिए, यहाँ पे कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी बोलो? हमने आपको बताया था ये कौन सी कोशिकाएं बोलो? सर्टोली कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं बोलो? सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका। अब यहाँ पे देखिए, हमने आपको बताया था एक LH हार्मोन निकला था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। 2 हार्मोन निकले थे, इसी को बोलते हैं प्रेरक पुट्टिका हार्मोन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक FSH हार्मोन दिख रहा है आपको। अब ये FSH हार्मोन क्या करेगा? ये प्रेरित करेगा जाकर के किसको बोलो? सर्टोली कोशिका को। किसे प्रेरित करेगा? सर्टोली कोशिका को जाके प्रेरित करेगा। अब सर्टोली कोशिका क्या करेगी बोलो? क्योंकि भैया हमें लाना किसको अंदर है बोलो? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को। हमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को लाना है इसके अंदर, तभी तो जाकर के शुक्राणुओं का निर्माण होगा। अब देखिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को अंदर लाने का काम एक माध्यम का काम करता है। कौन बोलो? ABP। आप कहोगे ABP क्या? इधर देखिए, ये सर्टोली कोशिका निर्माण करती है किसका बोलो? ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का निर्माण करती हैं। और यही एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती है? पकड़ के किसको? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को पकड़ के कहां पे ले आएगी बोलो? अंदर ले आएगी। आई बात समझ में? कहां पे ले आई बोलो? अंदर ले आई। अब जैसे ही ये अंदर इसको लेकर आई तो देखिए, कहीं ना कहीं हमने आपको ये बताया था कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं बोलो? नर जर्म कोशिका। और ये नर जर्म कोशिका क्या करेंगी? शुक्राणुओं का निर्माण कर देंगी। नर जर्म कोशिका क्या करेंगे बोलो? शुक्राणुओं का निर्माण कर देती हैं। नर जर्म कोशिका क्या करेंगे बोलो? शुक्राणुओं का निर्माण कर देती हैं। आई बात समझ में? फिर यहाँ पे एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को अंदर लाना है तो अब क्या करेगा? देखिए, एक हाइपोथैलेमस से किससे प्रेरित करता है? GnRH हार्मोन को, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को। ये किससे प्रेरित करेगा? जाके पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि में 3 भाग होते हैं, अग्रभाग, पश्च भाग और मध्य भाग। इसके अग्रभाग से LH हार्मोन और FSH हार्मोन निकलता है। अब LH हार्मोन तो हम आपको बता चुके हैं कि लेडिक कोशिका को प्रेरित करता है। लेडिक कोशिका किसका निर्माण कर देती है बोलो? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण कर देती है। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को अंदर लाना है तो एक FSH हार्मोन होता है। ये FSH हार्मोन अब क्या करेगा? इन सर्टोली कोशिका को क्या करेगा बोलो? प्रेरित करेगा। अब सर्टोली कोशिका क्या करेंगे? एक प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं। उस प्रोटीन का नाम क्या है बोलो? ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेंगे? एक मध्यस्थता का काम करते हैं। एक मध्यस्थता का काम करते हैं। मध्यस्थता का मतलब क्या होता है? देखिए, यहाँ पे मान लिया 2 पार्टियों में झगड़ा हो गया। अब उन 2 पार्टियों में समझौता कराना है तो समझौता कराने के लिए एक मीडिएटर होना चाहिए, एक मध्यस्थता करने वाला होना चाहिए ना। तो वो मध्यस्थता कौन है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डायरेक्ट तो यहां जा नहीं सकता। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डायरेक्ट नहीं जा सकता है, किसी के माध्यम से जाएगा। वो माध्यम कौन है बोलो? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। कौन निकालता है बोलो? सर्टोली कोशिका निकालती है। अब सर्टोली कोशिका एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का जब निर्माण कर देगी तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को
अंदर खींच ले जाएगी। अब यहाँ पे देखिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आ गया। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आने के बाद यही नर जन्म कोशिका आपको दिख रही है, ये नर जन्म कोशिका अब क्या कर देंगे बोलो, शुक्राणुओं का निर्माण कर देंगे। आई बात समझ में? अब आगे हम चलते हैं यहाँ पे। अब देखिए हमने बताया था कि सर्टोली कोशिका का यहाँ पे देखिए दो काम होते हैं। सर्टोली कोशिका के दो काम होते हैं। एक काम क्या होता है, एबीपी मतलब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का निर्माण करना, और दूसरा एक काम और होता है, ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। शुक्राणुओं को क्या करेगा भैया, शुक्राणु यहाँ पे आए हैं कहीं ना कहीं इन्हें पोषण भी तो चाहिए, तभी तो जा करके आगे वो गति करेंगे। अब यहाँ तक आपको उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए शुक्राणुओं का निर्माण हो गया। शुक्राणुओं का निर्माण होने के बाद हमने बताया था ये क्या है बोलो, वृषण पालिका। इसमें कितनी पालिका पाई जाती है, वृषण पालिका की एक पालिका में कितनी पाई जाती है, या तो एक पालिका हो सकती है या फिर ये कितनी हो सकती है, 3। एक वृषण पालिका में या तो 1 हो सकता है और या फिर कितना होता है बोलो, 3। ठीक है, ये वृषण पालिका कितनी पाई जाती हैं, लगभग 250 से 300। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये अब ये आई, ये देखिए इनकी भी नली, इनकी भी ये देखिए ये आई ना, इनकी सब आई यहाँ पे देखिए ये गुच्छेनुमा संरचना का निर्माण कर देती। गुच्छेनुमा संरचना का निर्माण करने के बाद ये आगे की ओर जाएंगी, आगे की ओर, और ये जुड़ जाती हैं इधर देखिए किससे जुड़ जाती हैं बोलो, अधिवृषण से। किससे जुड़ जाती हैं बोलो, अधिवृषण। अब यहाँ पे देखिए ये अधिवृषण है। अधिवृषण का काम क्या होता है, इधर देखिए ये शुक्राणुओं को कुछ समय तक क्या करता है, संचित करके रखता है। कुछ समय के लिए क्या करता है, स्टोर करके रखता है। कहने का मतलब ये रोक कर रखता है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पे देखिए ये वृषण कोश है। अब यहाँ पे बाहर आया, अब ये देखिए वृषण कोश से कौन बाहर आई बोलो, कौन बाहर आ रही बोलो, शुक्रवाहक। कौन आ रही बोलो, शुक्रवाहक नलिका। ठीक है, इसे वास्ट डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, वास्ट डिफरेंस बोलते हैं। वास्ट डिफरेंस क्या करता है, इसमें से शुक्राणु गति करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। आई बात समझ? एक टाइप का वाहक का काम करता है, किसको, शुक्राणुओं को जाने का मार्ग देता है। आई बात समझ? शुक्राणु को वहन करने का काम कौन कराता है बोलो, शुक्रवाहक, वास्ट डिफरेंस। अब यहाँ पे देखिए, अब हम आपको कुछ समझाने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब ये देखिए बन गया ना, ये कौन सा है बोलो, शुक्रवाहिका। यहाँ पे लेकर आए, अब इसको हम आगे लेकर चलते हैं। ये देखिए ये क्या है बोलो, शुक्रवाहक, शुक्रवाहक, वास्ट डिफरेंस। क्या बोलो, शुक्रवाहक। अब यहाँ पे देखिए शुक्राणु आगे गति करते जाएंगे ना, शुक्राणु गति करते हैं, तो ये जो शुक्रवाहक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए शुक्रवाहक, ये क्या है बोलो, यहाँ पे ये हमारा क्या है बोलो, इसे बोलते हैं मूत्र नलिका। क्या बोलते हैं बोलो, मूत्र नलिका। और ये मूत्र नलिका किससे जुड़ी होती है बोलो, इस किडनी से। बोलो किडनी। एक इंसान में कितनी किडनी होती है बोलो, 2 किडनी होती है। किडनी का आकार कैसा होता है, सेम के जैसा होता है। कैसा होता है, सेम के आकार का होता है। ठीक, ये देखिए किडनी से मूत्र नलिका। ठीक है, क्या जुड़ा है बोलो, मूत्र नलिका, यूरेटर। अब यहाँ पे देखिए इस मूत्र नलिका से फंदा लगाते हुए कौन जाता है बोलो, शुक्रवाहक। कौन जाता है बोलो, शुक्रवाहक। ये फंदा लगाते हुए गई आगे की ओर, आगे की ओर। अब इस वाले भाग को क्या बोलेंगे, ये वाला भाग पूरा, इस वाले भाग को बोलते हैं मूत्राशय। जहां मूत्र क्या होता है, इकट्ठा रहता है, वो उसको क्या बोलते हैं बोलो, मूत्राशय बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। आई बात समझ में? अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब ये जो शुक्रवाहक है, शुक्राणु गति करते हुए आगे आ रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ तक आए। आने के बाद ये जुड़ जाते हैं, इधर देखिए ये जुड़ जाते हैं, इधर देखिए ये आपको दिख रही है, ये कुछ ग्रंथियाँ, ये 2 ग्रंथियाँ हैं। इन ग्रंथियों का नाम है बोलो क्या, शुक्राशय। क्या नाम है बोलो, शुक्राशय। ये शुक्राशय कितने, शुक्राशुओं की संख्या कितनी होती है बोलो, 1 और 1 2। संख्या में 2, लेकिन जोड़ी में कितना होता है, 1 होता है। आई बात समझ? अब देखिए इस यहाँ शुक्राशय से जुड़ा, शुक्राशय से जुड़ा, ठीक है। अब देखिएगा शुक्राशय के बाद यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये जगह, इसको बोलते हैं स्खलन नलिका। क्या बोलते हैं बोलो, स्खलन नलिका, स्खलन नलिका बोलते हैं। आई बात समझ में? अब यहाँ पे देखिए, अब ये स्खलन नलिका आगे आई, आगे आने के बाद किससे जुड़ गई बोलो, ये प्रोस्टेट ग्लैंड से। किससे जुड़ गई बोलो, प्रोस्टेट ग्रंथि से। अब प्रोस्टेट ग्रंथि कितनी होती है, संख्या में कितनी होती है बोलो, 1 होती है। प्रोस्टेट संख्या में कितनी होती है, 1 होती है। क्यों? अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये पेन है, जैसे क्या है बोलो, मार्कर है, अगर हम इसको ऐसे करें
तो अब देखिए आपको कितना दिखाई दे रहा होगा, उधर से 2 दिख रहा होगा, लेकिन इधर से देखें तो कितना है बोलो 1, तो ये 1 होती है। तो ये ऐसे संरचना होती है इसकी। आई बात समझ में? अब यहाँ पे देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि की एक बहुत खास बात हम बता रहे हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि जब एक मेल ज़्यादा मस्टरबेशन करता है, ज़्यादा हस्तमैथुन करता है, तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि खराब हो जाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि खराब होने से क्या होता है, प्रोस्टेट कैंसर तक हो जाता है, जिसके कारण एक बड़ा खामियाजा एक इंसान को भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो मस्टरबेशन पे कंट्रोल करें आप। यहाँ पे देखिए इसके बाद आते हुए ये देखिए आपको कोई कहीं दिख रहे हैं, ये 2 इन बोलते, इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलो, काउपर ग्रंथि। क्या बोलते हैं बोलो, काउपर ग्रंथि, या इसी को बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये संख्या में कितनी होती हैं, 2 होती हैं। आई बात समझ में? इसके जस्ट बाद यहाँ पे देखिए ये क्या है बोलो, इसका ये है मूत्र मार्ग। ये क्या है बोलो, मूत्र मार्ग। यहीं से मूत्र मार्ग, यहीं से मूत्र होके जाता है और यहीं से वीर्य होके जाएगा। यहीं से मूत्र जाएगा और यहीं से क्या होगा, वीर्य आगे जाएगा। आई बात समझ में? देखिए मूत्र मार्ग क्या है, यहीं से होकर के शुक्राणु आगे जाएंगे, वीर्य आगे जाएगा, क्योंकि वीर्य में ही क्या होंगे बोलो, शुक्राणु होंगे, और इसी मार्ग से क्या होके जाएगा बोलो, टॉयलेट जाएगा। क्या जाएगा बोलो, यूरिन त्यागेगा एक नर। आई बात समझ में? अब यहाँ पे देखिए इस वाली संरचना को बोलते हैं, इधर देखिए इस पूरी संरचना को ये बोलते हैं हम क्या, सिसन। जो ऊपरी भाग होता है उस वाले भाग को क्या बोलते हैं बोलो, सिसन। इसी को बोला जाता है पेनिस। इसके जस्ट पार्ट में देखिए ऊपर एक जो टोपी जैसी ये संरचना होती है, इस टोपी जैसी संरचना को बोला जाता है सिसन मुंड। इसे बोलते हैं ग्लांस पेनिस। आई बात समझ में? यहाँ पे ध्यान से अब देखिएगा। अब यहाँ पे हमने आपको क्या बताया, शुक्राशय। क्या बताया बोलो, शुक्राशय। अब इनका काम क्या है जस्ट यहाँ पे देखते हैं। शुक्राशय संख्या में कितनी होती है बोलो, 2। संख्या में कितनी होती है, 2, लेकिन जोड़ी की बात किया जाए तो 1 जोड़ी होती है। अब इसका काम क्या है देखिए शुक्राशय का। शुक्राशय एक तरल निकालता है। शुक्राशय क्या करेगा, एक तरल निकालेगा। वो तरल कैसा होता है बोलो, क्षारीय होता है। तरल कैसा होता है, क्षारीय होता है। ये देखिए यहाँ से एक तरल निकालेगा, और तरल कैसा होगा बोलो, वो क्षारीय होगा और हल्के पीले रंग का होता है। वो तरल कैसा होता है, हल्के पीले रंग का होता है। ये जो तरल है, ये तरल कितना % वीर्य का होता है बोलो, 60%। ये जो तरल निकालता है वीर्य का कितना % होता है, 60% होता है। इस 60% की अगर बात करें तो इसमें 2 चीज़ें मिलती हैं। इस वीर्य में, वीर्य के 60% में 2 चीज़ें मिलती हैं। क्या मिलता है बोलो, एक तो मिलता है फ्रक्टोज और एक क्या मिलता है बोलो, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन। अब ये फ्रक्टोज का काम क्या होता है, इधर देखिए कहीं ना कहीं यहाँ से शुक्राणु आ रहे हैं, तो शुक्राणुओं को चाहिए क्या बोलो, गति करने के लिए पोषण चाहिए। गति करने के लिए पोषण चाहिए, तो पोषण आगे जाकर के और कौन देता है बोलो, यहाँ पे पोषण आगे पहले वहाँ तो दे रहा था कौन पोषण बोलो, सर्टोली कोशिका यहाँ पे पोषण दे रहा था। तो सर्टोली ग्लैंड तो यहीं तक है। अब आगे शुक्राणु आएंगे तो इनको भी कहीं ना कहीं पोषण चाहिए। तो अब आगे पोषण देने का काम कौन करता है बोलो, ये शुक्राशय। शुक्राशय से क्या निकलता है, तरल निकलता है। उस तरल कैसा होता है, क्षारीय होता है या हल्के पीले रंग का होता है। और ये तरल कितना % होता है, वीर्य का 60% होता है। और ये क्या बना, 2 चीज़ें बनाता है, एक फ्रक्टोज बनाता है। फ्रक्टोज क्या करता है, शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। शुक्राणुओं को क्या करता है बोलो, गति प्रदान करता है। क्योंकि जब फ्रक्टोज मिलेगा तो उनको एनर्जी मिलेगी, जिसके कारण शुक्राणु क्या होंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। अब ये क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन। अब एक चीज़ हम एक बता देते हैं आपको, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इसके बारे में एक फैक्ट बताते हैं फ्रक्टोज के बारे में। मान लो एक फीमेल का रेप हो गया, एक फीमेल का रेप हो गया, और रेप होने के बाद अब फीमेल का रेप हुआ है। अब कैसे पता चलेगा कि फीमेल का रेप हुआ है? अब देखिए टेस्टिंग के दौरान अब क्या किया जाएगा, एक मेल का जिसने रेप किया है उसका यही वीर्य लिया जाएगा। वीर्य में से फ्रक्टोज निकाला जाएगा और उस फीमेल का उस फीमेल से जाकर के उस फ्रक्टोज को निकालने के बाद यही जाकर के मिलान किया जाता है। जब मिल जाता है तो पता चल जाता है इसी व्यक्ति ने क्या किया है, सेक्स इसके साथ संभोग किया है, सेक्स किया या कॉपुलेशन किया है, ठीक है, या उसका रेप किया है। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि ये फीमेल में देखिए, ये मेल में तो फ्रक्टोज बनता है, ये मेल में तो फ्रक्टोज बनता है, लेकिन ये फीमेल में फ्रक्टोज नहीं बनता है।
आई बात समझ में? हम क्या कहना चाहिए? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ऐसे पता किया जाता है फीमेल का कैसे रेप हुआ है। अब यहाँ पे देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि का काम क्या होता है। हमने क्या कहा था, एक व्यक्ति जब ज़्यादा हस्तमैथुन करेगा तो प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है, खराब हो जाती है। धीरे धीरे प्रोस्टेट ग्रंथि में क्या हो जाता है, कैंसर का कारण तक का बन जाता है, कैंसर तक की होने की संभावना होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि संख्या में कितनी होती है? बोलो, एक होती है। ठीक है, ये वीर्य का 25% भाग बनाती है। 60% भाग बना दिया था, अब 25% कौन बनाएगी? बोलो, ये दिख रही ना, ये कितना है? बोलो, एक है। ये नहीं कि यहाँ पे दो है, ये ऐसे संरचना हमने आपको बताई थी ना, उधर से दो दिख रहा होगा लेकिन इधर से कितना है? एक। तो यहाँ पे देखिए ये वीर्य का 25% भाग बनाती है और यह सफ़ेद रंग का होता है। ये कैसा होता है? बोलो, सफ़ेद दुधिया कलर का। कैसा होता है? बोलो, दुधिया। दुधिया मतलब सफ़ेद होता है। ठीक है, और यह कैसा होता है? बोलो, ये गंध युक्त होता है। इसमें हल्की हल्की सी क्या आती है? बोलो, स्मेल तक आती है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अब काउपर ग्लैंड आपको दिख रहे हैं। काउपर ग्रंथि संख्या में कितनी होती है? बोलो, ये 2 होती हैं। संख्या में 2, जोड़ी में कितना होता है? 1। अब ये काउपर ग्रंथि संख्या में 2 होती हैं, जोड़ी में कितना होता है? बोलो, 1 होता है। ये वीर्य का 15% भाग बनाती है। यहाँ पे देखिए 25 बनाया, 60 ये बनाया, टोटल कितना हो गया? 85। बचा कितना? 15%। तो 15% वीर्य का भाग कौन बनाती है? बोलो, 15% भाग वीर्य का कौन बनाती है? बोलो, काउपर ग्रंथि। अब देखिए, अब काउपर ग्रंथि का काम क्या है? देखिए कहीं ना कहीं ये मूत्र मार्ग आपको दिख रहा है, इसी से होकर जाएगा मूत्र और इसी से होकर जाएगा कौन? वीर्य। इसी से कौन जाएगा? बोलो, वीर्य। या वीर्य में कौन होते हैं? शुक्राणु। वीर्य में शुक्राणु इसी के माध्यम से जाएंगे। तो देखिए जब एक मेल टॉयलेट करता है, जब एक मेल क्या करता है? बोलो, टॉयलेट करता है, तो कुछ बूंदें यहाँ पे रह जाती हैं। कुछ बूंदें क्या रह जाती हैं? यहाँ पे रह जाती हैं। और मूत्र का पीएच क्या होता है? बोलो, मूत्र का पीएच होता है अम्लीय। मूत्र कैसा होता है? बोलो, अम्लीय होता है। मूत्र का पीएच कितना होता है? बोलो, अम्लीय होता है। और ये माध्यम अम्लीय है। और शुक्राणुओं को यहाँ पे क्या चाहिए? बोलो, शुक्राणुओं को क्या चाहिए? बोलो, क्षारीय माध्यम चाहिए, क्योंकि अम्लीय माध्यम मिलेगा तो शुक्राणु जिंदा नहीं रह पाते हैं, शुक्राणु मर जाते हैं। तो यहाँ पे अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम बनाना है। तो अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम बनाने के लिए क्या करेगा? बोलो, काउपर ग्रंथि क्या करेगी? बोलो, काउपर ग्रंथि वीर्य का 15% भाग निकालेगी और इस माध्यम को क्या कर देगी? बोलो, ये जो माध्यम दिख रहा है अम्लीय माध्यम, इस अम्लीय माध्यम को क्या कर देगी? क्षारीय कर देगी। इसीलिए देखा होगा सेक्स के दौरान, सेक्स से पहले यहाँ पे एक तरल आता है, वो तरल कौन निकालता है? बोलो, काउपर ग्रंथि निकालती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माध्यम है अम्लीय और इस माध्यम को क्षारीय बनाना है, क्योंकि शुक्राणु मरे ना। और ये मेल जो है कॉपुलेशन के दौरान, सेक्स के दौरान एक फीमेल की वेजाइना में जाके शुक्राणुओं को छोड़ देता है वहाँ जाके। आई बात समझ में? हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको? क्लियर है? तो उम्मीद है आपको ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 5 में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, ऐसे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।